तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अंदाज स्टडी पर। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों का टेस्ट देंगे। सो मित्र, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो चलते हैं मित्र अपने प्रश्नों की ओर। तो मित्र, हमारा पहला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन किसे कहा जाता है? तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। या, रा, ला, वा, यह सभी के सभी अंतस्थ व्यंजन है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पास टाइप करते समय थोड़ा गड़बड़ हो गया था। यहाँ पास अंतस्थ व्यंजन पूछा है तो इसका सही उत्तर बी ऑप्शन सही है। या, रा, ला, वाह, यह सभी के सभी अंतस्थ व्यंजन हैं। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? श्री कामता प्रसाद गुरुजी के द्वारा जो विराम चिन्हों की संख्या मानी गई है वह 20 मानी गई है। सी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, निम्न में से रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? यानी रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3। वाक्य के 3 भेद हैं। आप इसे ध्यान में रखेंगे। वहीं पास पूछे वाच्य के कितने भेद हैं? तो इसके भी 3 भेद हैं। आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि वाक्य के कितने भेद हैं। 2018 की यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा हुआ प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद हैं? 3 हैं। ये पूछा हुआ प्रश्न है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? यानी कवि का स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह वी ऑप्शन सही हो जाएगा, कवयित्री। कवयित्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे। कवयित्री का मतलब है लेखिका। कवयित्री का मतलब है लेखिका। कवि का मतलब है लेखक, जो कवि होते हैं यानी लेखक। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पहचाना कैसे जाता है? तो अच्छा अच्छी का प्रयोग करके पहचाना जाता है। अच्छा अच्छी का प्रयोग करके पहचाना जाता है। जैसे लेखिका कैसी है? तो लेखिका अच्छी है। लेखिका कैसी है? लेखिका अच्छी है। लेखक कैसा है? तो लेखक अच्छा है। आप इसे ध्यान में रखेंगे कि कोई भी शब्द को अच्छा अच्छी लगा के आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। जैसे पानी, पानी कैसा शब्द है? तो पानी पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि पानी जब पानी को कहा जाता है पानी अच्छा है। पानी अच्छी थोड़ी कहेंगे कि पानी अच्छी है। पानी को तो कहा जाएगा कि पानी अच्छा है, बहुत अच्छा पानी है, कहते हैं ना। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि अच्छा अच्छी का प्रयोग करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द को पहचाना जाता है। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आप इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यमुना। यमुना इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक में क्या होता है, हमेशा नाम पूछा जाता है। यानी जैसे किसी का नाम हो, जैसे
यमुना हो गया, कृष्ण हो गया, राम हो गया, ये सभी के सभी नाम हैं। तो व्यक्तिवाचक में हमेशा नाम पूछा जाता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, जो एक ही चीज हो। जैसे यमुना, इस भारत में एक ही यमुना नदी है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। कृष्ण यानी कृष्ण भगवान जो है वो एक ही है। नाम तो बहुत सारे लोग रख लेंगे उन्हीं के आधार पर, लेकिन नाम तो एक ही है, कृष्ण। राम तो एक ही है, मतलब बहुत सारे थोड़ी ना है। राम व्यक्ति नाम धर लेंगे कि मेरा नाम राम है, लेकिन राम तो एक ही है, राम भगवान जिसे मानते हैं। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा नाम होता है, हमेशा एक ही नाम होता है, और वह आप इसे ध्यान में रखेंगे। आम, आम क्या है? यह जातिवाचक है, क्योंकि आम कई प्रकार के होते हैं। जैसे नाम आम का बहुत सारा नाम है, जैसे कि दशहरी आम है, और लंगड़ा आम है, चौसा आम है। तो नाम के बहुत सारी प्रजातियां हैं, छोटे बड़े। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि जातिवाचक में एक से अधिक होगा, यानी अनेक प्रजातियां होंगी। अब जैसे भेड़, भेड़ तो बहुत सारे हैं, काले भी हैं, सफेद भी हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। तो भेड़ जातिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे पहाड़, पहाड़ क्या है? पहाड़ तो बहुत सारे पहाड़ हैं, कोई ऊंचा पहाड़ है, कोई छोटा पहाड़ है। तो पहाड़ में तो सारे के सारे पहाड़ आ जाएंगे। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि जातिवाचक में हमेशा छोटे बड़े, अच्छे खराब और सफेद काले, ये सभी के सभी जातिवाचक में यानी अनेक होंगे, एक के अनेक होंगे। आप इसे ध्यान में रखेंगे। और व्यक्तिवाचक में क्या होता है कि व्यक्तिवाचक में केवल नाम होता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा 6वां, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? निम्न में से भाववाचक पूछ रहा है। तो भाववाचक में क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, बुढ़ापा, जिसे हम महसूस कर सकें। जैसे मिठास, जैसे मिठास, मिठास क्या है? यह भाववाचक है, इसे हम महसूस कर सकते हैं कि आम मीठा है, मिठास, इसमें मिठास पैदा है। तो यह भाववाचक पहचानने का तरीका है कि जिस भी शब्द में महसूस हो, जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा को आप छू नहीं सकते, उसे महसूस कर सकते हैं कि बुढ़ापा, बुढ़ापे में इंसान शरीर एकदम से खराब हो जाती है, थोड़ा सा लुचुक के चलने लगता है, दांत हिलने लगते हैं, पूरी शरीर एकदम से यंग की अपेक्षा एकदम डाउन हो जाती है। तो आप इसे महसूस कर सकते हैं कि बुढ़ापे में इंसान कितना कमजोर हो जाता है। तो आप इसे महसूस कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न है, महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव, यह महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाता है। इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। इसमें गुण संधि है। कैसे? गुण संधि में ए की मात्रा और ओ की मात्रा लगी होती है। तो यहाँ पास महोत्सव में देखें ओ की मात्रा लगी है, तो गुण संधि में ए और ओ की मात्रा लग जाती है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। जिस भी शब्द में ए की मात्रा लगी हो, ओ की मात्रा लगी हो, वह गुण संधि का उदाहरण होगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है,
राजकुमार शब्द में कौन सा समास है? राजकुमार शब्द में कौन सा समास है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजकुमार जो है, आप इसका राजकुमार का जब आप समास विग्रह करेंगे तो यह राजा का कुमार, यानी राजा का कुमार। तो यहाँ पास का जो है यह कारक है, यानी का जो है यह कारक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। तत्पुरुष समास में हमेशा कारक का प्रयोग होता है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 9वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है शब्द में कैसी क्रिया है? यानी राम जो है वह लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, शब्द में कैसी क्रिया है? तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि यह प्रेरणार्थक, यानी प्रेरणार्थक में क्या होता है कि खुद काम ना करके किसी और से करवाना, खुद काम ना करके किसी और से काम करवाना, वह प्रेरणार्थक होती, यानी प्रेरणा करना, किसी और से कहना। जैसे राम जो है यह खुद पत्र ना लिख के लक्ष्मण से पत्र लिखवा रहे हैं, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवा रहे हैं, यानी लक्ष्मण से प्रेरणा कर रहे हैं कि लक्ष्मण तुम पत्र लिख दो। तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र अगला प्रश्न हमारा 10वां। निम्न में से क्रिया के कितने भेद हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से क्रिया के कितने भेद हैं? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2। क्रिया के 2 भेद हैं। कौन कौन से? तो मुख्य क्रिया सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया। आप इसे ध्यान में रखेंगे कि क्रिया के भेद 2 हैं, मुख्य क्रिया सहायक क्रिया। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 11वां। निम्नलिखित में से द्विज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? यहाँ पास द्विज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, नहीं पूछा है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि द्विज का अनेकार्थी ब्राह्मण तो है, चंद्रमा भी है, पक्षी भी है, लेकिन विधेय नहीं है, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे कि द्विज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो विधेय नहीं है, बाकी के सभी हैं। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते मित्र अगला प्रश्न है हमारा 12वां। निम्नलिखित में से अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा? अनाथ शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वह बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनाथ का सनाथ हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्र। अगला प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न है। निम्न में से नाग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यानी नाग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो नाग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तुरंग। तुरंग घोड़ा का पर्यायवाची है। तुरंग जो है यह घोड़ा का पर्यायवाची है, बाकी नाग का पर्यायवाची सर्प, विषधर, अहि ये सभी के सभी हैं, लेकिन नाग का पर्यायवाची जो है वह तुरंग नहीं है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रश्न में पूछा है कि
निम्नलिखित में से नाग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नहीं पूछा है तो तुरंग हो जाएगा, क्योंकि यह घोड़ा का पर्यायवाची है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 14। अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी अक्ल पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। आगे बढ़ते हैं मित्र अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है, सो मित्र देखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 प्रश्न है, निम्न में से गधा का तत्सम रूप क्या होगा? गधा का तत्सम रूप क्या होगा? तो आप इसे ध्यान में रखेंगे कि गधा का तत्सम रूप गर्दभ हो जाता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह तत्भव है, गर्दभ जो है वह तत्भव है, तत्सम जो है वह यहाँ पास ये तत्सम रूप पूछा है, माफी चाहता हूं। गधा का तत्सम रूप क्या होगा? तो यह तत्सम हो जाएगा, यानी गर्दभ जो होगा यह तत्सम हो जाएगा, गधा जो है यह तत्भव हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे कि गधा का तत्सम रूप पूछा है तो गर्दभ हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सो मित्र आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। सो मित्र फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।